दोस्तों ब्लड प्रेशर कैसे होता है, इसका कारण क्या होता है, क्या क्या शरीर में बदलाव होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको आज हम देखेंगे, जिसे बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। तो पहले हम देखते हैं रिस्क फैक्टर कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने का, हाइपरटेंशन होने का खतरा होता है। जिसमें से स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, मोटापे से होता है, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, मतलब हार्ट में किसी तरीके से फ्लूइड रुक जाता है, ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट होता है और बाहर जाने में, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरा ब्लड फ्लो एक बार में नहीं हो पाता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी हो सकता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब आप फिज़िकल वर्क कम करते हैं। हाई एलडीएल, हाई एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब एलडीएल बढ़ जाए, उसकी मात्रा बढ़ जाए। और फिर होता है स्ट्रेस, एज फैक्टर भी होता है, जब एज बढ़ता है तो बॉडी में अपने आप चेंजेस होते हैं। इंक्रीज्ड सॉल्ट इंटेक, जब हम सोडियम, पोटेशियम इन सब ज़्यादा लेते हैं, जिनकी वजह से हो सकता है फैमिली हिस्ट्री पहले से घर में किसी को हो। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, मतलब अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो उसके वजह से भी हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि ये सब चीज़ें करने से फिर क्या होता है बॉडी में, शरीर में, जिसके वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो इन सबों के बाद फिर चेंजेस इन आर्टेरियोलर बेड, आर्टेरियोलर बेड मतलब जो आर्टरीज होती हैं उनके बाद उनसे जो पतले 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 वेसल्स निकलते हैं और एक बेड की तरह ऐसे वो बनाते हैं, जो कि न्यूट्रिशन का जो सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन से प्रोवाइड होता है, इससे ब्लड फ्लो होता है। तो उसको बोलते हैं आर्टेरियोलर बेड। कैपिलरीज बेड भी होती हैं उसके बाद। तो उनमें चेंजेस होते हैं, चेंजेस मतलब वैस्कुलर रेजिस्टेंस, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन थोड़ा होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, या फिर उसमें जमा हो जाते हैं सॉल्ट, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कुछ जमा हो जाता है, लिपिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें जगह कम हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि एक मोटा पाइप है, उसमें पानी का फ्लो होता है, वो आराम से बहता है, और पतले पाइप में पानी का फ्लो तेज़ बहता है। ऐसा इस हाइपरटेंशन का फंडा होता है। तो इसके वजह से जब ये ऐसा होता है, वो वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब ब्लड फ्लो जो हो रहा है उसको उसमें रुकावट आ रही है। पतला हुआ, वेसल्स पतले हुए, रेजिस्टेंस बढ़ा, ब्लड फ्लो में रुकावट आई, तो ब्लड फ्लो में रुकावट आई तो फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जैसा कि रिस्क फैक्टर में हम लोग देखे थे। तो इंक्रीज्ड आफ्टर लोड, मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। फिर डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स, जो अब कार्डियक आउटपुट बढ़ गया तो मतलब कार्डियक जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड फ्लो तो हो रहा है, पर रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड फिर थोड़ा वापस भी आ जा रहा है, पूरा एक ही बार में फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड फ्लो मिल नहीं रहा है। तो जिसकी वजह से रीनल परफ्यूज़न कम हो गया, मतलब किडनी को जो ब्लड मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो कम हो गया। तो फिर वहाँ से फिर एक हार्मोन, अगर कभी ऐसा हो रेनिन, रीनल परफ्यूज़न कम हो जाए तो वहाँ से एक केमिकल रिलीज़ होता है रेनिन। इसका काम होता है रीनल परफ्यूज़न को बढ़ाना, एक प्रोसेस से बढ़ता है, रेनिन रिलीज़ होता है, तो जिसके बाद फिर एंजियोटेंसिन रिलीज़ होता है, एंजियोटेंसिनोजेन, ये इसको स्टिमुलेट करता है, फिर एंजियोटेंसिनोजेन, फिर एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हार्मोन रिलीज़ होता है एंजियोटेंसिन कोलिनेस्टरेज एंजाइम, फिर ये हार्मोन एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये आर्टेरियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है, मतलब वैसोकंस्ट्रिक्शन और बढ़ गया। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब
जैसे ये ब्लड वेसल्स है तो ये डायलेटेड है, तो समझ लीजिए कि एक मोटा पाइप है और एक पतला पाइप है। तो मोटे पाइप में पानी आराम से बहेगा, और जब उस पाइप को पतला कर देंगे तो उसमें वही उस पाइप में को पतला करेंगे तो ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाएगा। तो जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो जैसा कि पहले भी स्टार्टिंग में हुआ था कि चेंज इन आर्टेरियोलर बेड और इंक्रीज्ड सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गया था, उसी तरह यहाँ भी हो रहा है इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब वही वैस्कुलर रेजिस्टेंस और बढ़ गया, और फिर जिसकी वजह से जैसे वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक और प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ हुआ, तो एंजियोटेंसिन ये इसलिए रिलीज़ हो रहा है क्योंकि रीनल परफ्यूज़न कम हो गया था, मतलब रीनल को प्रॉपरली फ्लूइड नहीं मिल रहे थे। तो उसको ठीक करने के लिए ये जो रेनिन रिलीज़ हुआ था, टेंसिनोजेन रिलीज़ हुआ, फिर एंजियोटेंसिन 1 रिलीज़ हुआ, फिर एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ हुआ, फिर उसके बाद एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेशन होता है और वहाँ से एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये सोडियम को एब्जॉर्व करता है, सोडियम को रोक लेता है। सोडियम को रोकने से फिर क्या होता है, सोडियम वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, री एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड की मात्रा किडनी में बढ़ जाती है, और इंक्रीज्ड प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किडनी में इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब रीनल परफ्यूजन यहाँ पे ठीक हो गया। इस रीनल परफ्यूजन को ठीक करने के लिए ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब रीनल परफ्यूजन को बॉडी ठीक करने के लिए इतने सारे हार्मोन्स रिलीज़ करती है, पर उसके वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाता है और फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड प्रेशर का ऐसा ही है जैसा पाइप का एग्जांपल है कि एक पतला पाइप है, एक मोटा पाइप है, तो मोटे पाइप में प्रेशर कम रहता है, पतले पाइप में प्रेशर ज़्यादा रहता है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन कई वजह से होता है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े एंजियोटेंसिन रिलीज़ होता है, फिर एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है। तो एंजियोटेंसिन जो रिलीज़ हुआ उसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, या फिर इंक्रीज्ड सॉल्ट इनटेक, कभी कोई ज़्यादा नमक खा लेता है, तो जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो वो जाके वेसल्स में इकट्ठा होता है, मोटापा होता है तो उससे लिपिड इकट्ठा होता है। तो और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भी वहाँ पे चीज़ें इकट्ठा होंगी वेसल्स में, फिर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है, और ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा और फिर फ्लूइड की मात्रा तो वो तो ठीक हो गया, पर इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा और ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। मतलब हार्मोन्स रिलीज होंगे और प्रेशर बढ़ता रहेगा, पर ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए फिर एंजाइम आता है जो इसको रोक देता है, जो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में नहीं कन्वर्ट होने देता है। फिर यहीं से वो कट जाता है और यहाँ से वो रोक देगा, फिर तो आपका आर्टेरियोलर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी थी हाइपरटेंशन की। थैंक यू।